हेलो एवरीवन। स्पेस टेक्नोलॉजी के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी में पार्ट 1 में अपन ने बेसिक देखा था। अब बात करते हैं आगे। तो एक नाम आता है प्रणोदक और क्रायोजेनिक स्टेज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करें तो प्रणोदक क्या होता है गाइज। प्रणोदक उसको कहा जाता है ईंधन प्लस ऑक्सीकारक का संयुक्त रूप को प्रणोदक कहा जाता है। ये एक प्रकार का ईंधन होता है। क्या होता है? एक प्रकार का ईंधन होता है। इसका जो प्रयोग किया जाता है वो रॉकेट में किया जाता है। मुख्य रूप से बात करें तो 3 प्रकार का आपको देखने को मिलेगा प्रणोदक। कौन कौन से? एक तो आता है ठोस प्रणोदक, दूसरा द्रव प्रणोदक और तीसरा आ जाता है गाइज क्रायोजेनिक स्टेज के अंदर से। और जो द्रव प्रणोदक होता है वो भी 2 प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। एक लोअर स्टेज मिलेगा और दूसरा अपर स्टेज मिलेगा। अब बात करते हैं क्रायोजेनिक इंजन के बारे में। क्रायोजेनिक इंजन है, इसकी जो शुरुआत की जाती है 1994 में की जाती है। इसरो के द्वारा की गई थी। महेंद्रगिरी तमिलनाडु में क्रायोजेनिक अपर स्टेज प्रोजेक्ट को चलाया गया था 1994 में इसरो के द्वारा। कहाँ से? महेंद्रगिरी तमिलनाडु से। फिर बात करते हैं 2014 का समय आता है। इस समय क्या होता है कि 2014 के अंदर से स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाया जाता है भारत के द्वारा, जिसका नाम रखा जाता है CE75 और CE20। और इस तकनीक को विकसित करने वाला भारत कौन सा देश बन गया था? 2014 के अंदर से छठा देश बन गया था। फिर बात करते हैं इसरो ने CE20 और CE25 को सबसे शक्तिशाली क्रायोजेनिक इंजन बनाए थे। ये दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। अब बात करते हैं इसरो के प्रक्षेपण यानों के बारे में। कौन कौन से इसरो ने प्रक्षेपण यान तैयार किए उनके बारे में। पहले बात करते हैं कि इसरो ने पहले प्रक्षेपण यान कौन कौन से तैयार किए थे। तो पहले आता है SLV और दूसरा ASLV आता है। वर्तमान में जो प्रयोग किए जा रहे हैं उनका नाम आता है PSLV और दूसरे का नाम आता है GSLV। ठीक है। भविष्य में कौन से तैयार करेगा इसरो, उन्हीं के बारे में बात करें तो उनका नाम आता है RLV, SSLV और NGLV। इनको भविष्य में, ये भविष्य के यानों के लिए सिक्योर किया गया है। अब बात करते हैं PSLV क्या है। जब PSLV का नाम आता है तो इसको कहा जाता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के नाम से जाना जाता है। इसका जो प्रयोग हुआ था वो 1994 में हुआ था। तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है ये। ठीक है। और 4 स्टेज प्रणोदक का प्रयोग इसमें किया जाता है। सीधा सीधा पूछेगा कि PSLV में कितने स्टेज का प्रणोदक प्रयोग होता है, तो आपको याद रखना है 4 का। नेक्स्ट बात करते हैं GSLV। GSLV कौन सा है? इससे थोड़ा जो PSLV से मॉडर्न रूप है, ये 4थी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान आ जाता है और इसरो का सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान इसको कहा जाता है। कौन सा है? GSLV। 2001 में इसका प्रयोग हुआ था और इसके अंदर से 3 स्टेज का प्रणोदक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है गाइज। फिर नेक्स्ट नाम आता है SSLV। SSLV है, इसको बेबी रॉकेट के नाम से जाना जाता है और इसमें 3 स्टेज ठोस प्रणोदक का प्रयोग किया जाता है। जो SSLV है इसको 15 दिन में तैयार किया जा सकता है। ठीक है। आगे बात करते हैं। इसका जो SSLV का जो प्रयोग होता है ये छोटे सैटेलाइटों को ले जाने के लिए किया जाता है। 2023 में बात करें तो 2023 में सफलतापूर्वक इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं RLV। RLV में आता है पुष्पक यान। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? इसका प्रयोग बार बार किया जा सकता है। देखो अपन देखते हैं इसके बारे में। यह एक ऐसा प्रक्षेपण यान है जो पेलोड को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के बाद में पुनः पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है तथा उच्च तापमान और दाब परिस्थितियों को सहन करते हुए वापस लैंड करता है। मतलब कि एक बार यूज होने के बाद में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। उसका नाम आता है RLV या फिर पुष्पक विमान। ठीक है। और इसका जो प्रयोग है वो 1 से ज़्यादा बार किया जा सकता है। ठीक है गाइज। 2016 में, याद रखना, 2016 में इसरो ने RLV-TD का प्रयोग सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। आगे बात करते हैं। नाम आता है RLV। RLV के अंदर से कौन से इंजन का प्रयोग किया जाता है? तो इसके याद रखना, स्क्रैमजेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं NGLV के बारे में। तो जो NGLV है ये PSLV को प्रक्षेपण करने के बाद में इसरो द्वारा
अत्याधुनिक प्रक्षेपण यान तैयार किया जा रहा है। इसमें सेमी क्रायोजेनिक तकनीक का उपयोग करेगा इसरो। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन उपग्रहों के बारे में। उपग्रह कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस किस के लिए यूज़ किया जाता है, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो पहला अपन चर्चा करते हैं कि सुदूर संवेदी उपग्रह कौन से होते हैं। सुदूर संवेदी उपग्रह होते हैं ना, इनको भूकक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है। इनका जो प्रक्षेपण काल होता है, परिक्रमण जो काल होता है, वो 90 से लेकर 128 मिनट तक का हो सकता है। इसका जो उपयोग होता है सुदूर संवेदी उपग्रहों का, जैसे संसाधनों का आंकलन करना, जैसे वन, मरुस्थल, खनिज वगैरह वगैरह, मौसम अनुसंधान हो गया, आपदा प्रबंधन हो गया, शहरी नियोजन हो गया, ग्रामीण विकास हो गया, इत्यादि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, जिसका नाम आता है संचार के लिए। संचार उपग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, इसको कहाँ पर किया जाता है, भूस्थिर कक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है। इसका जो परिक्रमण काल होता है लगभग 24 घंटे होता है। और इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, जैसे दूर संचार हो गया, DTH सेवाएं हो गई, दूरस्थ चिकित्सा हो गई, दूरस्थ शिक्षा हो गई, वगैरह वगैरह उसमें किया जाता है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट आ जाता है नौवहन। नौवहन उपग्रह कहाँ पर होते हैं, वे उपग्रह जिनका उपयोग किसी वस्तु की भूस्थितिक अवस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है और इसको मुख्य रूप से मध्य भू कक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर से मुख्य रूप से बात करें तो 3 मुख्य अवयव होते हैं, जिसमें से कौन कौन से, स्पेस सेगमेंट होता है, दूसरा कंट्रोल सेगमेंट होता है और तीसरा यूजर सेगमेंट हो जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से बात करें तो ये नेविगेशन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट बात करें तो अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए, स्पेस के अंदर से जितने भी रिसर्च प्रोग्राम चलते हैं उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है इन उपग्रहों का। ठीक है, अब बात करते हैं भारत सरकार के प्रमुख मिशनों के बारे में। ये इम्पोर्टेंट हैं, इनसे एक सवाल ज़रूर बनेगा आपके, अगर स्पेस टेक्नोलॉजी से सवाल आता है तो। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं चंद्रयान फर्स्ट के बारे में। क्या लिखोगे गाइज, चंद्रयान फर्स्ट लिखते हैं अपन। ये क्या था, ये भारत का पहला अंतर्ग्रही मिशन माना जाता है। इसको कब प्रक्षेपित किया गया था चंद्रयान फर्स्ट को, तो 22 अक्टूबर 2008 को इसको प्रक्षेपित किया जाता है। इसका मेन उद्देश्य क्या था, इसका मेन उद्देश्य था कि चंद्रमा पर जल की खोज करने के लिए इसको प्रक्षेपित किया गया था। दूसरा बात करें तो चंद्रयान फर्स्ट था, ये अपोलो मिशन के प्रभावों का पता लगाना इसका काम था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, दूसरा जाता है भारत सरकार का चंद्रयान 2। इसको किसके साथ में प्रक्षेपित किया गया था, तो ये भी याद रखना, GSLV Mk3 के साथ में इसको प्रक्षेपित किया गया था 22 जुलाई 2019 को। ये भारत का दूसरा चंद्रमा मिशन था। इसके 3 भाग थे, कौन कौन से, जैसे ऑर्बिटर क्या था, यह चंद्रमा के चक्कर लगा रहा है अभी फिलहाल, और इसके अंदर से 8 पेलोड का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, नाम आता है विक्रम, जिसको लैंडर कहा गया था। यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करेगा 3 पेलोडों के साथ में। और नेक्स्ट आता है प्रज्ञान रोवर। तो प्रज्ञान रोवर के बारे में बात करें तो यह चंद्रमा के सतह पर प्रयोग व अनुसंधान करेगा और इसमें 2 पेलोडों का प्रयोग किया गया था। अब क्या होता है, चंद्रयान 2 मिशन है ये असफल हो जाता है। ठीक है, क्यों अब असफल होता है, तो विक्रम लैंडर के साथ में संपर्क टूट जाता है। संपर्क टूटते ही ये सारा का सारा जो मिशन था, ये मिशन अनसक्सेसफुल हो जाता है। जो ऑर्बिटर है ये लगभग 7.5 वर्ष तक सक्रिय रहेगा। अब बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नाम आता है चंद्रयान 3 के बारे में। ये भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन था। कौन सा था, तीसरा चंद्रमा मिशन था। इसको कब प्रक्षेपित किया गया, तो 14 जुलाई 2023 को इसको प्रक्षेपित किया जाता है। किसके सहायता से, तो याद रखना LVM-3M4 के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। इसकी जो लैंडिंग होती है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जाती है और सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत का विश्व में पहला देश बन जाता है। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव के ऊपर। अब इसके अंदर भी कौन कौन का प्रयोग किया गया था उन्हीं के बारे में बात करते हैं। पहला नाम आ जाता है विक्रम, इसको लैंडर कहा गया था। इसमें चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की। इसको 4 पेलोड का प्रयोग किया गया इसमें। नेक्स्ट आता है रोवर प्रज्ञान। ये क्या था, यह चंद्रमा की सतह पर अनुसंधान व प्रयोग करेगा और इसमें 2 पेलोड का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट आता है
चंद्रमा पर लैंडिंग स्थलों के नाम कौन कौन से हैं? मुख्य रूप से बात करें तो चंद्रमा 1 का कौन सा था, चंद्रमा 2 का कौन सा था, चंद्रमा 3 का कौन सा था, उनके बारे में अपन बात करेंगे। चंद्रमा 1 है ये जमार पॉइंट कहलाया, चंद्रमा 2 है ये तिरंगा पॉइंट कहलाया, और चंद्रमा 3 है ये शिव शक्ति पॉइंट कहलाया। ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से सवाल पूछ सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं मंगलयान के बारे में। तो बात करते हैं मंगलयान मिशन के बारे में। ये जो मिशन था इसके बारे में क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखो मार्स ऑर्बिटर। मार्स ऑर्बिटर मिशन के नाम से इसको जाना गया। ठीक है गाइज, और बात करते हैं इसको कब लॉन्च किया गया, फिर कब प्रक्षेपित किया गया। तो 5 नवंबर की बात है, 5 नवंबर 2013 को इसको प्रक्षेपित किया जाता है। किसकी सहायता से? PSLV XL C-25 से, C-25 की सहायता से प्रक्षेपित किया जाता है। कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसको प्रक्षेपित किया गया। दूसरा बात करें तो जो मंगलयान मिशन है ये मंगल ग्रह की जो कक्षा में प्रवेश कब लिया, तो याद रखना 24 सितंबर की बात आती है, 24 सितंबर 2014 को। 24 सितंबर 2014 को इसने मंगल ग्रह पर या फिर मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश लिया। कब लिया ये भी याद रखना, प्रवेश लिया। दूसरा बात करें तो यह मंगल ग्रह के चारों ओर दीर्घ वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, जिसका जो परिक्रमण काल है वो लगभग कितने घंटे था? 77 घंटे था। भारत क्या था कि यह सफलता प्राप्त करने वाला विश्व का चौथा देश था। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट लिखो आप आदित्य L1 मिशन, जिसको सूर्य मिशन के नाम से भी जाना जाता है। इम्पोर्टेंट है ये आदित्य L1 मिशन। L1 मिशन के बारे में चर्चा करें तो इसको इसरो के द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया था। इसरो के द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया। ठीक है, और बात करें तो ये कौन लेकर गया था इसको, वो भी याद रखना। तो इसका जो प्रक्षेपण यान था उसका नाम था PSLV XL C-57, इसका प्रक्षेपण यान था। और बात की जाए तो जो आदित्य L1 मिशन है इसको कब प्रक्षेपित किया गया, तो वो भी डेट याद रखना। 2 सितंबर की बात आती है, 2 सितंबर 2023 को इसको प्रक्षेपित किया। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य बात करें तो सूर्य के कोरोना, क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर का अध्ययन करना था और सूर्य से उत्सर्जित कणों का जो अध्ययन करना था, साथ में ही चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तनों का अध्ययन करना, ये मेन उद्देश्य था आदित्य L1 मिशन का। आदित्य L1 मिशन के अंदर से 7 पेलोड प्रयोग किए गए थे। कितने पेलोड? 7 पेलोड प्रयोग हुए। ठीक है, मुख्य रूप से बात करें तो इसके अंदर से कौन कौन से हुए थे, जैसे पहले का नाम आ जाता है, क्या लिखोगे? पहले का नाम आ जाता है पापा बोले तो प्लाज्मा एंटलाइजर पैकेज फॉर आदित्य के नाम से जाता है। दूसरा बात करें तो एक और कौन सा लिखोगे? SUIT आ जाता है। तीसरा बात करें तो VELC आ जाता है। ये मुख्य रूप से इसको अंदर से मेन रूप से इनको यूज किया गया था 7 पेलोडों के अंदर से। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट के बारे में, जिसका नाम आता है गगनयान। किसके बारे में अपन चर्चा करेंगे? गगनयान के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। गगनयान का जो प्रयोग था मुख्य रूप से तो इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के तहत इसको इसरो के द्वारा मानव मिशन के लिए यूज किया गया था, जिसके अंदर से क्या था कि जिसमें 3-4 व्यक्तियों को लगभग 5-7 दिन के लिए अंतरिक्ष में भेजना जाएगा। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य ये आ जाता है। इसमें लिख सकते हो, क्या लिखोगे? इंडियन ह्यूमन स्पेस
फ्लाइट प्रोग्राम। ठीक है। और मैंने रूप से बात करें तो इसके अंदर से किसका प्रयोग किया जाएगा, तो प्रक्षेपण हेतु इसमें HLVM-3 का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। और इस मिशन के लिए भारत सरकार के द्वारा लगभग 1000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। संभवतः अगर ये 2025 में इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है। भारत चौथा देश होगा जो अंतरिक्ष में जाएगा, अमेरिका, रूस, चीन के बाद में। ठीक है। और बात करें तो जैसे गगन मिशन के लिए 4 चुने गए भारतीय वायुसेना के अंतरिक्ष यात्री हैं, जिसमें से प्रशांत बालकृष्ण नायर हैं, अजीत कृष्ण नयन है, दूसरे अंगद प्रताप आ जाते हैं, और एक का नाम आ जाता है शुभांशु शुक्ला। ये 4 लोग हैं जो चुने गए हैं, ज़्यादा कोई खास है नहीं। जब नाम आ जाता है अंतरिक्ष यात्रियों का तो मुख्य रूप से बात करें तो भारतीय जो मूल के जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनमें कौन कौन आता है उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो ये 5 लोग आते हैं, उन 5 लोगों का नाम याद रखना। पहले का नाम आएगा राकेश शर्मा। क्या नाम आता है? राकेश शर्मा आता है, ये भी अंतरिक्ष यात्री थे। दूसरा बात किसका है? कल्पना चावला। ठीक है। तीसरा लिखना है आपको सुनीता विलियम्स। और चौथे का लिखोगे तो राजा जॉन वरपुटुर चारी। और 5वां और लिख लो फिर। 5वां का नाम क्या आएगा? सिरिसा बांदला। ये 5 लोग भारतीय हैं या फिर भारतीय मूल के हैं जो अंतरिक्ष यात्री हैं। ठीक है। अब बात करते हैं भारतीय अंतरिक्ष नीति के बारे में। तो एक नया हेडिंग डालो आप यहाँ पर, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। इसमें से क्या था कि अंतरिक्ष क्षेत्र में भारतीय निजी कंपनियों को बढ़ावा देना था, साथ में ही अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी को बढ़ाना था, जिसमें से वैश्विक अर्थव्यवस्था लगभग 360 बिलियन बताई जाती है, 360 बिलियन डॉलर। और भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो लगभग 1.6 बिलियन बताई गई है। और बात की जाए तो जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की जो निजी कंपनियां हैं उनके नाम जरूर याद रखना कौन कौन से हैं। पहले का नाम आ जाता है स्काई रूट। ठीक है, विक्रम। दूसरे का नाम आपको लिखना है कौन सा? अग्निकुल कॉस्मोस, जिसको अग्निबाण। तीसरा और लिख लो फिर। तीसरे का नाम आ जाता है बेलाट्रिक्स आते हैं। और चौथा लिखोगे तो कौन सा आएगा? ध्रुव स्पेस। ये भारत की क्या थी? अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी कंपनियां आ जाती हैं। तो गाइज इस प्रकार से आपकी जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वो मेन जो चीज़ें हैं वो अपन कंप्लीट अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे किसके बारे में? डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में। बोले तो रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। क्लास की PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो।